नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के अंदर एक्सपायरी के दिन आज जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ी ज्यादा ही देखने को मिल रही है। करीब करीब 17,580 के जोन्स में इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। 35 कोई गिरावट है, लेकिन आज सुबह से लोअर लेवल से इंडेक्स में एटलीस्ट एक अच्छा पुल बैक आया और पुल बैक के बाद वापस हायर लेवल से फिर बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी और फिर एक दायरे के अंदर अभी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 17,445 के लो, 17,653 के हाई, तो उससे अंदाजा लगा लिया करीब करीब 200 अंकों के आसपास का एक सेशन ऑलरेडी इंडेक्स दिखा चुका है वोलेटिलिटी के बीच में। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है। मिड कैप हरे निशान में है, फ्लैट टू पॉजिटिव, और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% की तेजी के साथ कामकाज करते हुए। तो आउट परफॉर्मेंस थोड़ी सी जरूर है इंडेक्स के कंपैरिजन में, एटलीस्ट यहां पर। कल भी आउट परफॉर्मेंस थी, लेकिन फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में तेज बिकवाली के साथ स्पेस बंद हुआ था। निफ्टी बैंक आधा परसेंट नीचे 163 अंकों के आसपास गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन सुबह से ही आज एटलीस्ट एडवांसेस लीड कर रहे हैं। करीब 1300-1400 शेयर ऐसे थे जो कि तेजी में थे और रफली 3 डिजिट के अंदर शेयर से जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर अभी भी खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक 1600 शेयर तेजी में, 1200 शेयरों में बिकवाली फिलहाल देखने को मिल रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के नंबर है, इन पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बाजार में आज भी अदानी शेयरों की घबराहट, तेज उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी 17,600 के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक में 250 अंकों की गिरावट, एनर्जी मेटल शेयरों में दबाव, लेकिन एफएमसीजी आईटी कंपनियों से मिल रहा है सहारा। ग्रुप चेयरमैन की सफाई के बावजूद अदानी शेयर ग्रुप में आज भी तेज बिकवाली जारी। अदानी एंटरप्राइजेस 15% नीचे, अदानी पोर्ट्स भी 6% नीचे, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी विल्मर, एनडीटीवी भी लोअर सर्किट पर। एफपीओ वापस लेने के बाद गौतम अदानी ने कहा निवेशकों के हित में लिया फैसला। अच्छे नतीजों के बाद ब्रिटानिया में 4% की तेजी, तीसरी तिमाही में कॉस्ट घटने से कंपनी ने रिकॉर्ड मार्जिन हासिल किए। उधर आईटीसी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, शेयर में आज 4% की रैली। बिरलासॉफ्ट में 8% की तेज गिरावट। अमेरिका में मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनी इनवॉकेयर के दिवालियापन की अर्जी दी। इनवॉकेयर कंपनी की बड़ी ग्राहक। तो मार्केट्स के अंदर उतार चढ़ाव, लेकिन बीच में जो मूव है वो है आपको स्टॉक स्पेसिफिक। पहले तो आप सबसे पहले नंबर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम आगे मार्केट्स बात करेंगे। इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज के नंबर आए हैं, आए करीब करीब 280 करोड़ से घट के 196 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर पोस्ट हुई है। कंसो रेवेन्यूज जो है, एक भाई प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लेते हैं कि मार्जिन के अंदर तो इंप्रूवमेंट है। 8% से बढ़ के करीब करीब 10% के आसपास के मार्जिन इस तिमाही में कंपनी ने पोस्ट किए। एबिट मार्जिन है, बीटा मार्जिन नहीं है, लेकिन एबिट मार्जिन में करीब 7.5-8% से बढ़ के रफली 9.5-10% के आसपास के मार्जिन पोस्ट हुए हैं। और इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर भी जो एक अनुमान बाजार लगा चुकी है, इसमें अदर इनकम का भी हेड है, लेकिन मुनाफा जो है वो रफली 39 करोड़ से बढ़ के रफली 60 करोड़ रुपए के आसपास तिमाही में कंपनी ने पोस्ट किया है। नंबर्स के बाद एक स्पाइक स्टॉक ने दिखाया और 0.5% 1% की तेजी के साथ अभी या फिर मोर लेस 1.25% की गिरावट के साथ स्टॉक जो है वो कामकाज कर रहा है। तो एक बड़ा स्पाइक, और स्पाइक के बाद स्टॉक में बिकवाली हाई लेवल से आते दिखाई पड़ रही है। एबिटा घाटा करीब 4 करोड़ से बढ़कर 37 करोड़ रुपए इस तिमाही में कंपनी ने पोस्ट किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रकाश सर मौजूद है। प्रकाश गाबा सर, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर व्यू, क्योंकि जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिवली अभी भी ड्राइव हो रहा है, लेकिन एक्सपायरी का दिन है, तो सेकंड हाफ कोई रिस्पाइट, कोई रिलीफ? वेल, मैं कहूँगा कि गुड आफ्टरनून टू यू। वेल, ऐसा है कि जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि मार्केट का जो कल का बार बना था, ये एक आउटसाइड डे बार बना था, और वो आउटसाइड डे एक जब तक हाई नहीं पार कर लेता या लो नहीं पार करता तब तक ट्रेंड नहीं बनेगा। अब पॉसिबल था कि आज का जो मूव बनेगा एक इनसाइड डे बनेगा। इसका मतलब ये कि इनसाइड आउटसाइड फिर एक इनसाइड डे बना, तो मार्केट तो ट्रेडिंग रेंज में, जब तक इस ट्रेडिंग रेंज से बाहर नहीं निकलता तब तक स्ट्रगल रहेगा। ये ट्रैप जोन में ट्रेडिंग डिफिकल्ट रहेगी। अब दायरा बन गया 17,800 ऑन द अपसाइड और 17,500 ऑन द डाउन साइड। इसके नीचे क्लोज मिलता है या इसके ऊपर क्लोज मिलता है तब फायदा है, अदरवाइज ट्रैप जोन पे है बायस डाउन। अगर टर्न करना है तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फॉर डाउन मूव, साइडवेज, कंटिन्यूस डाउन मूव, नॉर्मल लॉजिकल टेक्निकल व्यू होना चाहिए। तो सो फार 17,500 नीचे का जोन है जिसको आप ध्यान रखेंगे। अगर उसके नीचे जाती है क्लोजिंग तो वीक साइड पर, और ऊपर जो रेंज 17,800 है अगर वो उसको ब्रीच करके ऊपर बंद होता है तो फिर ऊपर के। लेकिन अभी भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड पे गावा सर देख रहे हैं। गावा सर, निफ्टी बैंक
आज ये भी प्रेशर में 250 अंकों के आसपास का फॉल यहाँ पर भी है। थोड़ा सपोर्ट आईटी जरूर है, लेकिन निफ्टी बैंक भी एक रेंज में ही। यहाँ क्या करें? यहाँ पर 40,000 ऑन द लोअर साइड, इसके नीचे यहाँ पर भी एक आउटसाइड डे, यहाँ पर 40,000 के नीचे क्लोज मिल जाता है और डाउन मूव कंटिन्यूस, या फिर 41,200 के ऊपर बंद देना चाहिए। अब तक वो ट्रैप जोन में हम ट्रेड करेंगे, तो ट्रेडिंग डिफिकल्ट है। ट्रेड टुडे मैं कहूंगा बेस्ट डे फॉर नॉट ट्रेडिंग, फैंटास्टिक डे फॉर नॉट ट्रेडिंग, जस्ट वॉचिंग मार्केट को। एक स्ट्रगल जो है अपना पूरा करने दीजिए, ट्रैप जोन से बाहर निकलने जाइए। जब वो ट्रैप जोन से बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली एक ट्रेंड रिज्यूम होगा, हम उसी को तो ट्रेंड ट्रेड करना चाहिए, बाकी तक अवॉइड। तो अवॉइड पहली चीज, मार्केट्स में आप दोनों इंडिसेस को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जरूर मार्केट्स में प्ले आउट हो रही है। तो गाबा सर, कोई स्टॉक जिस पर आपकी नजर है लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पर? जी हाँ, मुझे अल्केम अच्छा लगता है। अल्केम में एक अच्छा बेस बना हुआ है, ट्रेडिशनली सिग्नल्स पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, ट्रेड कर रहा है 3080 के आसपास। मुझे तक 3150 तक जाना चाहिए आते दिनों में, पॉसिबल है यहाँ तक जाने का। टॉप होगा 3060 अल्केम में। यस, अल्केम पे ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। दूसरा स्टॉक लॉन्ग साइड के लिए इस वक्त जी मैं वो कहूंगा बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पर लो लेवल में शायद 87 88 के आसपास सपोर्ट मिले। 90 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके नीचे स्टॉप अगर चले पॉसिबल है कि 98 देखने को मिल सकता है बीएल। यस, बीएल और अल्केम पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। बीईएल और एल्केम, इन दोनों को आप ध्यान दें। बीईएल ऑलरेडी डे हाई पर 2.25% के आसपास की तेजी, और एल्केम लैब दूसरा नाम जो कि गावा सर ने कहा कि इसको भी आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। डे हाई के आसपास वो भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, करीब 1.5 से 2% के आसपास का मूव वहां पर भी है। बजाज इलेक्ट्रिकल के नंबर आए हैं, आय करीब 1320 से बढ़ के 1485 करोड़ इस तिमाही में कंपनी ने पोस्ट किए हैं। रेवेन्यूज़ के अलावा अगर बाकी नंबर्स पर नजर डालेंगे, मुनाफे या फिर एबिट फ्रंट पर, तो एबिटा करीब 92 करोड़ से बढ़ के 102 करोड़ वाई बेसिस पे ये नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मार्जिन फ्रंट पे भी जो पिक्चर है वो थोड़ी सी फ्लैटिश साइड पे रहेगी। मुनाफा जो है वो 48 करोड़ से बढ़कर 61 करोड़ रुपए इस तिमाही में, 20 करोड़ रुपए के आसपास का एक अपसाइड प्रॉफिटेबिलिटी में आता हुआ दिखाई पड़ा। और मार्जिन जो है उसके लिहाज से भी देखेंगे तो करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे, फिर आधे से 1% के आसपास की बढ़त कंपनी के एबिटा मार्जिन में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। स्टॉक बिल्कुल फ्लैट है, 6-6.5 रुपए के नीचे करीब आधा % के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, काबा सर से हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ शेयरों के ऊपर नजर डाल लेते हैं जहां पर आज काफी मूव देखने को मिल रहा है। एक एक करके मिड कैप स्टॉक्स आएंगे। इसमें सबसे पहला नाम तो ऑब्वियस ही बात है आईटी ही होगा आज, क्योंकि आईटी चाहे फ्रंट लाइन हो या फिर मिड कैप हो, सब में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो शुरुआत करते हैं मिड कैप आईटी के साथ, जहां पे परसिस्टेंट, ओरेकल फाइनेंशियल, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री या फिर एल&टी टेक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि मिड कैप में गेनर्स के तौर पे, फिर आईटी गेनर्स के तौर पे आज शुमार होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा एक अच्छा मूव जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा सीमेंट में भी, जिसमें आपको अंबुजा, हिडलबर्ग या फिर ककातिया, श्री सीमेंट हालांकि लार्ज कैप है, लेकिन बाकी जो मिड कैप सीमेंट कंपनियां वहां पर तेजी है। मिड कैप एफएमसीजी तो तेजी में है ही, साथ साथ लार्ज कैप तो आज जोरदार तेजी में है, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर या फिर यूनाइटेड ब्रिवरीज, रेडिको खैतान, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात करें जहां पर एक अच्छा मूव आज देखने को मिल रहा है, तो उसमें एनबीएफसीज में उज्जीवन, आईडीएफसी, कैनफिन होम, चोलामंडलम इन्वेस्ट, ये कुछ ऐसे नाम जो कि तेजी में है। टेक्सटाइल से ट्राइडेंट, वेल्सपन इंडिया, रेमंड नंबर्स के बाद सतलज टेक्सटाइल और वेल्सपन इंडिया ऐसे स्टॉक जो है वो तेजी में। प्रेशर है आज मेटल में, जिसमें जेएसपीएल, एमओआईएल, एनएमडीसी, ये कुछ ऐसे नाम जो कि दबाव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में जिंदल 100, बॉम्बे बर्मा, टाटा इन्वेस्टमेंट, स्ट्राइड्स, और गिरने वाले शेयरों में अगर बात की जाए तो प्रेशर है बिरला सॉफ्ट में न्यूज फ्लोज के दम पे, मैक्स फाइनेंशियल में, अदानी पावर में और पीटीसी इंडिया में, जहां पर कुछ हद तक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गाबा सर, आज एफएमसीजी स्टार बना हुआ है, जिसमें से आईटीसी कल से ही तेजी पकड़े हुए और ब्रिटानिया अपने नए ऑल टाइम हाई, रादर दोनों अपने नए ऑल टाइम हाई से बना रहे हैं। ब्रिटानिया 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप पहुंच गया और आईटीसी करीब 4.5 लाख करोड़ के ऊपर। क्या करें इन दोनों में? 400 की तरफ जा रहा है, बाई मोड पर है, 366 का स्टॉप लगा चलेंगे, और थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा प्ले आउट होने दीजिए। मुझे लगता है 400 की तरफ जरूर जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। इसका जो स्ट्रक्चर है हाई टाइम फ्रेम का वो बढ़िया है। रही बात ब्रिटानिया की, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन था और कंसोलिडेशन मिला है करीब 8-10 हफ्तों का, उसके बाद आज ब्रेकआउट मिला है। ये पिछले हफ्ते मैंने छुपने की जगह कही थी ब्रिटानिया की, वहां पर छुपने की जगह मिली थी जब मार्केट डाउन था। मुझे लगता है ये 5,000 की तरफ जा रहा है, ट्रेड कर रहा है 4,558। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन 5,000 पॉसिबल है ब्रिटानिया में, सेफ बेट है। 4,400 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, स्टॉप तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यस डिप मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा ब्रिटानिया।
गिरावट में खरीदारी करें। ब्रिटानिया में 5,000 तक के अल्टीमेट टारगेट्स, आज ब्रोकरेज हाउसेज के टारगेट्स भी सुबह 5,000 के आसपास कहते हैं, तो आप लॉन्ग साइड पे जाना चाहते हो तो वहां पर लॉन्ग जा सकते हैं। आगे भी हम बातचीत करेंगे गाबा सर से, लेकिन एक और अपडेट और एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पश्चिम और दक्षिण भारत में मैकडॉनल्ड्स चेन चलाने वाली कंपनी वेस्टलाइफ फूड के तीसरी तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय 29% बढ़ी है, लेकिन मुनाफे में 75% का उछाल आया है। कंपनी की आय अब तक रिकॉर्ड रही है और कंपनी की ट्रिपल एसजी यानी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 20% रही है। कंपनी के नंबर्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीईओ सौरभ काला सर मौजूद हैं। तो सौरभ सर, सबसे पहले तो कंपनी के नंबर्स में इम्प्रूवमेंट है, और जो इम्प्रूवमेंट है ये विद मार्जिन देखने को मिला है, तो मार्जिन्स को लेकर और जिस तरह की ट्रिपल एसजी ग्रोथ आपने दिखाई है, क्या ये इसी क्वार्टर में रहेगी या मान के चलें Q4 ऑनवर्ड्स भी ये नंबर्स को प्रिवेल करेगी कंपनी? धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। मुझे लगता है जैसे आपने बोला कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का मोमेंटम काफी अच्छा रहा, स्ट्रांग रहा। अच्छी बात यह है कि हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर रहा है। तो हमने अपने विजन 2027 में भी बोला है कि मैकडॉनल्ड्स में मील ओकेजन एक एरिया है जहां पे हम वांट टू चेज दैट ओकेजन। उसके लिए अगर आप देखेंगे तो जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी जो सेल्स आया है वो आया है ऑन बैक ऑफ गुरमे बर्गर, ऑन बैक ऑफ डाइन इन बीइंग वेरी स्ट्रांग, डिलीवरी पे भी अच्छा काम हुआ है। तो ओवरऑल ग्रोथ है जो बैलेंस्ड है। तो मुझे नहीं लगता सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का मोमेंटम कहीं जा रहा है, ये कंटिन्यू करेगा जहां से मैं देख रहा हूं। और जब तक हम अपनी स्ट्रैटेजी पे रहेंगे लेजर शार्प, तब तक आप देखेंगे कि हमारे डिफरेंशिएटेड रिजल्ट्स रहेंगे मार्केट प्लेस में। और रही बात इन्फ्लेशन की, मुझे लगता है कि जैसा इंडिया मार्केट रहा है पिछले 20 साल में, इन्फ्लेशन तो हमेशा ही रहा है और हमें मालूम है इसे कैसे मैनेज करना है। लास्ट ईयर थोड़ा ज्यादा हो गया था, बट हम फुली केपेबल हैं उसको मैनेज करने के लिए और अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए जो डिफरेंशिएटेड है मार्केट प्लेस। ये बात तो आपने सही कही सौरभ सर कि नंबर्स को हमेशा आउट परफॉर्म किया कंपनी ने। एक और चीज़ सर, क्योंकि विद टाइम जो स्टोर एडिशन है वो कैसे रहेंगे, स्पेशली उस सिनेरियो में क्योंकि जो अब रेंटल्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, तो रेंटल्स के बढ़ने के बाद आपका स्टोर एडिशन प्लान में कोई चेंज या कोई कॉस्ट एस्केलेशन का इम्पैक्ट? तो स्टोर एडिशन और रेंटल पे इस साल का तो हमने गाइडेंस ऑलरेडी दे रखा है कि 35 से 40 स्टोर करेंगे। हम उस गाइडेंस के ऊपर रहेंगे, जिसका मतलब है 17 से 18 स्टोर इस क्वार्टर में तो हमको करने पड़ेंगे, तो वो हमें लगता है हम कर पाएंगे। और अगले साल से अगर हमको FY27 का गोल करना है तो 40 से 50 स्टोर के आसपास का एवरेज रहेगा हमारा पर स्टोर। गिव इट 1-2 स्टोर इधर उधर होंगे तो होंगे, बट 40 से 50 स्टोर खोलने पड़ेंगे हमको हर साल। और हमें लगता है कि हम फुली केपेबल है ये करने के लिए। और रेंटल हम हमेशा लॉन्ग टर्म डील करते हैं 20 से 25 साल की, तो रेंटल हमेशा सूट करता है, तभी हम वो डील करते हैं। 40-50 के लिए हमें लगता है कि हम अपने इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टोर खोल पाएंगे। इसमें मुझे जहां पे मैं खड़ा हूं वहां से मुझे तकलीफ नहीं दिखती। सर, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर क्या कंपनी के बयान है, स्पेशली जो गोइंग फॉरवर्ड एक एनालिस्ट फ्रेटर्निटी है वो ये मान रही है कि शायद थोड़ा कॉस्ट इन्फ्लेशन रहे, कॉस्ट कटिंग का फैक्टर भी है। इन चीज़ों को देखते हुए, हायर मार्जिन साइड देखते हुए या फिर रॉ मटेरियल प्राइसेस के हायर साइड पे देखते हुए, क्या कुछ प्रोडक्ट प्रोफाइल में चेंज आएगा? सो अगर आप देखेंगे हमने कभी भी रैंडम कॉल नहीं ली है। पहले हमारे पास जब हमने लॉन्च किया था मैकडॉनल्ड्स ब्रांड इंडिया में, तो हमारे पास तब भी एक डिसेंट पोर्टफोलियो था जिसमें छोटे बर्गर से लेकर फिलिंग बर्गर, महाराजा मैक तक सब कुछ था। पहले काफी कंसोलिडेट किया हमने एंट्री लेवल बर्गर्स पे, तो मैकडॉनल्ड्स उससे स्नैकिंग लीडर बना। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट मेन्यू लॉन्च किया था, मक्कफे लॉन्च किया था। आज अगर मैं देखता हूं तो पिछले 1 साल से जब से हम मील की स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, हमने गुरमे बर्गर लॉन्च किया, फ्राइड चिकन लॉन्च किया, और आप देखेंगे इसके ऊपर काम होता रहेगा। न्यू और एक्साइटिंग न्यूज आती रहेगी मार्केट में। जैसे इस क्वार्टर हमने ग्लोबल महाराजा चिकन बिग मैक लॉन्च किया है, तो काफी रॉ इंग्रेडिएंट्स के इंपोर्ट हुए हैं। तो हम अपने कस्टमर्स को बोथ इंटरनेशनल और जो इंडोवेशन जो इंडिया मैकडॉनल्ड प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों के दोनों प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमें लगता है कि ये जो फॉर्मूला है यूजेज ओकेजन के ऊपर फोकस्ड, वो हम मेंटेन करेंगे। और आप देखेंगे कि ऑल राउंड मेन्यू होगा। एक बहुत डिसेंट लेवल पे हम हैं, हम उसको बहुत ज्यादा तोड़ना नहीं चाहते, बट एक्साइटमेंट लाने के लिए कभी कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जहां से मैं इसको मेन्यू को देखता हूं, काफी अच्छा मेन्यू हमने क्रिएट कर लिया है। फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू लेट नाइट डिनर, सारे ओकेजन को मीट करने के लिए हमारे पास बर्गर्स भी हैं, बेवरेजेस भी हैं और साइड्स भी हैं। तो काफी अच्छी जगह पे हैं। तो बहुत ज्यादा मेन्यू में आप एडिशन नहीं देखेंगे, लेकिन आप जरूर देखेंगे एक्साइटमेंट आती रहेगी लिमिटेड टाइम ऑफर्स के थ्रू एटसेट्रा, तो वो देखने को मिलेगा। जी,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए। स्टॉक बिल्कुल फ्लैट है नंबर्स के बाद, करीब करीब फ्लैटिश टोन पे रादर कह सकते हैं आप कामकाज करते हुए। और जो नंबर्स हैं उसमें आउटलुक को लेकर तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी पॉजिटिव। हालांकि जुबिलेंट फूड के नंबर्स का इम्पैक्ट जरूर स्पेस में, लेकिन वेस्ट लाइफ बिल्कुल फ्लैट है, करीब 1/4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। काबा सर, एक IT में TCS के ऊपर और नजर डाली है, करीब करीब डे हाई के आसपास ये कामकाज कर रहा है, यहाँ क्या करना चाहिए? TCS का चार्ट आज सुबह हमने बाय सिग्नल जनरेट किया था, लगा था कि आपको मिलना चाहिए और ट्रेड का 3455 पर 3500 पॉसिबल है TCS पे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 3420। आज अच्छा है कि IT ने सपोर्ट दिया है, अगर आज IT सपोर्ट नहीं देता तो मार्केट में बहुत अच्छी गिरावट आ सकती थी। सपोर्ट कर रहा है, संभाल रहा है, ITC संभाल रहा है, बस यही इसके देखे स्टॉक है जहां पर ठीक नजर आता है। तो सही है, IT और ITC यही बाजार को फिलहाल बचा रहा है, अदरवाइज तो काफी प्रेशर होता। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे गाबा सर से और कुछ और अहम खबरें भी हैं उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद कुछ बड़ी प्रतिक्रिया बजट के बाद, उस पर भी बातचीत होगी। बजट एक ऐसे समय पर पेश किया गया जब विपरीत अंतर्राष्ट्रीय हालात के बावजूद हमारे घरेलू स्थिति काफी मजबूत थी और इस मजबूत स्थिति में जाहिर तौर पर अपेक्षाएं भी काफी ज्यादा थी। इन अपेक्षाओं को पूरा करने में बजट कितना कामयाब रहा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल सर। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज पे। जैसा कि मैंने कहा कि इससे शायद बेहतरीन पिच हो नहीं सकता था बजट पेश करने के लिए, तो इसमें आपको क्या लगता है कौन से ऐसे ठोस ऐलान थे जो तत्काल लोगों को राहत पहुंचाया, खासतौर से मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा लोगों को? देखिए, गंभीर स्थितियों में ये बजट पेश हुआ। आज कोविड से निपटते निपटते आए थे और युद्ध हो गया यूक्रेन में। पूरे विश्व में बड़ा कमज़ोर अर्थव्यवस्था चल रही है, महंगाई का सभी लोग देशों में तकलीफ है। ऐसी परिस्थितियों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को भी बड़े अच्छी तरीके से संभाला है और आज पूरा विश्व इस बात की दाद देता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने पूरा इस कोविड का भी पीरियड और आज की बड़ी कमज़ोर अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बावजूद भारत एक ब्राइट स्पॉट है। भारत एक अलग ही रास्ते पे चल निकला है और तेज गति से विकास कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ बड़ा ही बेहतरीन बजट जिसने समाज के हर वर्ग की चिंता की, चाहे युवा हो, महिला हो, अपने हुनर से काम करने वाले हमारे कारीगर हों, कामगार हों, किसान हों, मध्यम वर्ग हो, निवेशक हो, निर्यातक हो। एक प्रकार से एक बैलेंस्ड बजट फिस्कल कंसोलिडेशन भी करता है, अर्थव्यवस्था की आधारशिला को भी मजबूत करता है, साथ ही साथ सभी को नए अवसर देता है, नए मौके देता है। जो कमज़ोर रह गए, वंचित रहे, उनको भी विकास के अवसर खुल जाते हैं और कितने सारे स्टेप्स इसमें ऐसे हैं जो अर्थव्यवस्था को मल्टीप्लायर इफेक्ट से ग्रोथ। मैं आप ही के जवाब से एक सवाल ले रहा हूं कि जिस अंतर्राष्ट्रीय हालात की बात आप करें उसका जिक्र एक दिन पहले आर्थिक सर्वे में किया गया। कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय हालात इतने अच्छे नहीं है कि एक्सपोर्ट के मोर्चे पे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखी जाए। एक्सपोर्ट जहां पे सबसे ज़्यादा हम रोजगार देते हैं, तो लेकिन बजट में उस एक्सपोर्ट के फ्रंट पे कुछ ऐसी घोषणाएं नहीं की गई जो एक्सपोर्ट को सपोर्ट करे, इस विपरीत हालात में एक्सपोर्ट बढ़े ये सुनिश्चित किया जा सके। नहीं, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए तो बहुत सारे स्टेप्स हैं इस बजट में। जैसे हमारा जो बजट है कॉमर्स और इंडस्ट्री का, उसको भी बढ़ाया गया है। इसी के साथ साथ देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, आज 10 लाख करोड़ रुपए ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर में माननीय वित्त मंत्री ने दिए। जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता है, हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम कैसे करेंगे? अच्छी पोर्ट की व्यवस्था हो, रेलवे फास्टर चले, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बने, हमारे कंटेनर्स यहाँ पे बनने लगे, देश में अच्छी सड़कें हों, अच्छे हवाई अड्डे हों, इन सब चीज़ों से जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में लाभ होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा लाभ है एक्सपोर्टर्स के लिए। इसी के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिक्रिमिनलाइजेशन, सिंगल कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर से सभी आपकी व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी। पहले ज़माने में 10-10, 12-12, 15 फॉर्म पोर्ट पे फाइल करने पड़ते थे, अब उसको सिंप्लीफाई करके। एक और चीज़ जो है सर, वो है कि रोजगार। सरकार की उन चुनिंदा स्कीम में से एक स्कीम थी PLI स्कीम, जिसने रोजगार देने में काफ़ी ज़्यादा सफलता हासिल की और ऐसी स्कीम जिसमें निजी कंपनियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।
तो उम्मीद ये की जा रही थी कि उसका दायरा बढ़ाया जाएगा, लेबर इंटेंसिव सेक्टर को इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसी कुछ घोषणा हुई नहीं। क्या कुछ लक्ष्मण जी, पीएलआई स्कीम्स के लिए तो घोषणा माननीय वित्त मंत्री पिछले बजट में ही कर चुके हैं। नहीं, 14 स्कीम अभी भी है, 14 सेक्टर के लिए, कुछ और सेक्टर को पूरा बजट निर्धारित कर दिया था 1,97,000 करोड़, सेमीकंडक्टर के लिए 76,000 करोड़, वो तो निर्धारित, कैबिनेट अप्रूव्ड, अनाउंस्ड है। इसमें कुछ सेक्टर्स की गाइडलाइंस और स्कीम वो एक एक विभाग तैयार कर रहा है और वो तो कैबिनेट का निर्णय है। उसको अब बजट से जरूरत नहीं। बजट में पर्याप्त मात्रा में जो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत जो देना है लोगों को, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में। इसमें कुछ और सेक्टर शामिल करने की योजना है? तो इस सेक्टर्स शामिल करने का तो एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और जो बाद में कैबिनेट के पास वो विचार चल रहा है, पूरा उनके पास पावर है और अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर चर्चा चल रही है।